हेलो गाइस, वेलकम बैक पॉलिटी विद परी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। और अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की तो हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए भारतीय शब्द की बात ना करके हम केवल राज्य व्यवस्था के उद्भव यानी कि जन्म की बात करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो राज्य व्यवस्था है उसका जन्म कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था का जन्म यानी कि उद्भव। राज्य व्यवस्था का जन्म दार्शनिक दर्शन के रूप में हुआ। और राज्य व्यवस्था है कहीं क्यों, कोई भी विषय हो स्टार्टिंग में शुरुआत में वो दर्शन के रूप में किसी न किसी दार्शनिक विचारों की उपज होती है। दर्शन क्या होता है? दर्शन एक सोच होती है। किसकी सोच होती है? दार्शनिक की सोच होती है। और जब उस सोच को मूर्त रूप मिल जाता है यानी कि प्रूफ मिल जाता है तो वह सोच विज्ञान बन जाती है। क्या बन जाती है? वह सोच एक विज्ञान बन जाती है और कभी ना कभी एक विषय के रूप में हमारे सामने उजागर होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राजनीति की, है ना। हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की। और राज्य व्यवस्था का जन्म दर्शन से होता है। और दर्शन की बात करें तो राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इस क्रम में राज्य व्यवस्था का जन्म होता है। इसके बाद हमें मिल जाता है राज्य व्यवस्था। राजनीतिक विज्ञान के बाद हमको हमारा टॉपिक राज्य व्यवस्था मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत। पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत ग्रीक से हुई है। ठीक है, आज के मतलब वर्तमान में इसे यूनान कहा जाता है। और यूनान में भी ग्रीक और ग्रीक की एक राजधानी है एथेंस, वहाँ पर ही राजनीतिक विज्ञान यानी कि राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, यूरोप, ये सारे के सारे देश यूरोप में आते हैं। और यूरोप में ही एक महान स्कॉलर हुआ करते थे, सुकरात। क्या नाम है? सुकरात। तो सुकरात ने एक काम किया। क्या काम किया कि उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जो भी काम किया उनके शिष्य प्लेटो ने किया। प्लेटो ने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है और इसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में आती है पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो यूजीसी नेट हो और भी एग्ज़ाम है उन सब में ये पुस्तक आती ही है। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया, जब इनके पास बहुत सारा ज्ञान एकत्रित हो गया तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला। ठीक है, क्या खोला? एक विद्यालय खोला। ठीक है, और इस विद्यालय के नाम रखा इन्होंने द अकेडमी। और जैसा कि हमको पता है कि हर एक अकेडमी से कोई ना कोई बालक, कोई ना कोई शिष्य ऐसा निकलता है जो उस अकेडमी का नाम रोशन करता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इनके एक शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। ठीक है, एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स पुस्तक का नाम है। और पॉलिटिक्स से ही राज व्यवस्था निकल कर आई। राज व्यवस्था निकल कर आई। ठीक है, अब इनके भी एक शिष्य हुआ करते थे, सिकंदर महान, जिन्हें सभी जानते हैं। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता है। जब एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिख डाली तो उनको कहा गया फादर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का जन्मदाता। किसे कहा गया?
अरस्तु को। अरस्तु कहाँ के थे? यूरोप के थे, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का जन्म यूरोप में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर महान के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ से। अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान ये एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे जिन्होंने विश्व विजय का प्रण लिया था। ठीक है, जिन्हें सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें हम, तो हम कुछ समय के लिए भारतीयों को राज्य व्यवस्था से अलग कर देते हैं। ठीक है, भारतीय शब्द की बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं राज्य व्यवस्था को। क्या है ये राज्य व्यवस्था? जैसा कि हमने आगे की स्लाइड में पढ़ा कि दर्शन से निकल कर आई राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था है क्या? तो राज्य व्यवस्था को जानने के लिए राज्य व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, राज्य से मिला हमको राज्य, व्यवस्था से मिला हमको व्यवस्था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम राज्य क्या होता है। तो राज्य की परिभाषा देने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर और विद्वान आए प्राचीन काल में। मौर्य काल में चाणक्य हुआ करते थे, उन्होंने भी राज्य की परिभाषा देने की कोशिश की, पर वो कोई भी राज्य की सटीक परिभाषा नहीं दे पाया। चाहे वो चाणक्य हो या फिर मैक्स वेबर हो, आदि कोई भी सटीक परिभाषा नहीं दे पाया। ठीक है, इस प्रकार से 1933 में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। जिसे कहा जाता है मॉन्टेविडो कन्वेंशन। तो क्या कहा जाता है? मॉन्टेविडो कन्वेंशन कहा जाता है। और यह कन्वेंशन मॉन्टेविडो में हुआ था, इसीलिए इसको मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1933 कहा जाता है। मॉन्टेविडो क्या है? तो मॉन्टेविडो साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका में एक देश है उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे। यहाँ की राजधानी है मॉन्टेविडो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया, इसीलिए इस कन्वेंशन को मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहा गया। इस कन्वेंशन में विश्व के बड़े बड़े स्कॉलर एवं विद्वान आए और उन्होंने राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया, और राज्य की परिभाषा 4 तत्वों के आधार पर इन्होंने दी। क्या है वो 4 तत्व? कि जिस क्षेत्र के पास निश्चित भूभाग होगा। कैसा भूभाग होगा? निश्चित, यानी कि जिसकी गणना की जा सके, है ना। ऐसा है नहीं कि यहाँ से उत्तर से लेके दक्षिण तक मेरा ही राज्य है, पूर्व से लेके पश्चिम तक, ऐसे ही नहीं। उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो जो भूभाग है उसमें जनसंख्या होनी चाहिए कैसी? निश्चित जनसंख्या भी होनी चाहिए, जिसकी हम गणना कर सकें। ठीक है, आगे के पॉइंट की बात करें तो सरकार की, तो भूभाग हो गया, जनसंख्या भी हो गई। अब उस राज्य को चलाने के लिए सरकार भी होनी चाहिए, तो सरकार भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है संप्रभुता, है ना। संप्रभुता IMP क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से कि चारों ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। तो हम आंसर टिक करेंगे संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कैसे निर्णय? आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सोवरेनिटी से बोलते हैं सोवरेनिटी। जब कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो ऐसे देश को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब संप्रभुता होती क्या है?
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा कि हमें पता है कि अयोध्या का केस चल रहा था बहुत लंबे समय से, तो वो हमारा आंतरिक मामला था, ठीक है। वो हमारा आंतरिक मामला था। वो कैसा मामला था? आंतरिक मामला था। उसकी सुनवाई होती है कहाँ? ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख दी रहती है और सुनवाई होती रहती है। तो ये हमारा आंतरिक मामला है। अगर हम यही बात करें बाहरी मामले की, तो जैसे कि पाकिस्तान के संबंध हमारे कभी अच्छे नहीं रहे। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है ना, अलग हुआ है, तो हमेशा सीमा विवाद के ऊपर लड़ता रहता है भारत के साथ। तो इस प्रकार से अगर कोई बाहरी देश, कोई और अन्य देश हमसे आकर कहे कि आप पाकिस्तान के साथ संधि कर लीजिए, उसको जो चाहिए वो दे दीजिए, तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास स्वतंत्रता है निर्णय लेने की, वो हमारा बाहरी मामला माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता होती क्या है। अब राज्य के चारों तत्वों को हम अप्लाई करते हैं अपने भारत पर, ठीक है। हम भारत पर अप्लाई करते हैं तो भारत के पास भूभाग है, निश्चित भूभाग है। हाँ, उसकी गणना की जा सकती है। तो कितना भूभाग है? 32 87 273 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये है क्षेत्रफल भारत का। अब बात करें हम जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 136 करोड़ जनसंख्या है भारत की। अब बात करें सरकार की, तो भारत में कई सरकारें हैं। कितनी सरकारें? कई सरकारें। एक गिरती है तो दूसरी बन जाती है और दूसरी गिराने का प्रयास करती है। ऐसा होता रहता है यहाँ पे भारत में। अभी प्रेजेंट में कौन सी सरकार है? तो प्रेजेंट में है एनडीए सरकार, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। लास्ट मेन पॉइंट, आईएमपी पॉइंट, संप्रभुता। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में है और संप्रभुता 1951 से अब तक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 51 से पहले संप्रभुता थी, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 से 1950 तक क्या संप्रभुता थी? तो भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। भारत पर ब्रिटिश सरकार काम करती थी। और किस प्रकार से काम करती थी? सबसे पहले आता था टॉप पर क्राउन, और इसके नीचे आती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इनके नीचे भारत में इनके प्रतिनिधि, ठीक है। भारत में इनके प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो वायसराय हो या फिर गवर्नर हो। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत पर काम करती थी 1947 से पहले भी, और 1947 के बाद से 1950 तक, ठीक है। 1950 के बाद तो हमारा देश में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, पहले आम चुनाव, और उसके बाद पूरी तरीके से सरकार बनी और संप्रभुता भी मिल गई थी। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया व्यवस्था। अब हमें एक राज्य मिल चुका है। अब राज्य के लिए हमको राज्य को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे कि हम घर को चलाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, तो उसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब भी हम व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको रूल्स याद आते हैं, नियम याद आते हैं। चाहे फिर हमारा घर हो, ऑफिस हो, सभी जगहों पे व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले नियम बनाने पड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा अपने घरों में, जब भी हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले बोलती है, गेट पे ही बोल देती है, चप्पल अंदर नहीं आनी चाहिए, बाहर ही रख के आओ, और बैग यहाँ पे रखो, कपड़े यहाँ पे टंगाओ। मतलब सारी व्यवस्थाएँ मम्मी ने बना के रखी हैं। तो इस प्रकार से हम व्यवस्था को समझ सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं एक देश की व्यवस्था की, तो देश की व्यवस्था बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मौलिक नियमों की। कैसे नियम चाहिए? हमको चाहिए मौलिक नियम। और जब इन सभी मौलिक नियमों को एक व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से
हम एक जगह रख देते हैं तो हमारा बनता है संविधान। क्या बनता है हमारा? संविधान। इसी संविधान को भारत में तो इसको संविधान कहा जाता है, ब्रिटेन में चार्टर कहा जाता है और अमेरिका में प्रस्ताव संविदा कहा जाता है। ठीक है। संविधान होता क्या है? तो संविधान मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। ठीक है। इसी भाषा में, साधारण सी भाषा में कहा जाता है मौलिक नियमों के समूह को संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। संविधान के प्रकार। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संविधान के प्रकार। तो संविधान मूल रूप से 4 प्रकार का होता है: लिखित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्म संविधान और संघीय संविधान। हमारे भारत में लिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और संघीय संविधान भी फॉलो करता है। संविधान से रिलेटिव कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बन के आता है। अब बड़े की बात करें तो 2 आधार पर बड़ा होता है। 2 प्रकार से बड़ा संविधान होता है, एक तो शब्दों के आधार पर, दूसरा है आर्टिकल्स के आधार पर। तो दोनों में ही भारत सबसे बड़ा संविधान है। दोनों ही आधार पर भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अगर शब्दों की बात करें तो भारतीय संविधान में 1.5 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख। ठीक है। और अगर बात करें आर्टिकल्स की तो 395 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395। अब ये मत कहना कि आगे बढ़ गए हैं। जो भी आर्टिकल्स बड़े हैं वो इन्हीं के खंडों में रहते हैं। अब मतलब आ बा सा लगा दिए जाते हैं। जैसे मूल आर्टिकल होता है ना, उसमें ही आ बा सा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लगा दिए जाते हैं। लेकिन जो मूल आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विश्व के सबसे छोटे संविधान की। तो यहाँ पे भी दो आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान है। 2 आधार पर रहेगा, एक है आर्टिकल के आधार पर, दूसरा है शब्दों के आधार पर। तो छोटे संविधान की बात करें तो मोनाको। कौन सा है? मोनाको सबसे छोटा संविधान है विश्व का। इसमें 97 आर्टिकल्स हैं और 3814 शब्द हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने संविधान देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी हमारे भारत पर आती हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करती हैं और यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी होगा। तो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।